नमस्कार। आप सबके कहने पर मैं MHD9 की ये वीडियो बना रहा हूँ और मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ और कमेंट्स देख कर के ही मेरे पास समय थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी अगर मेरी वीडियोस से आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा होता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है। और आपके मैं कमेंट्स देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और उन्हीं कमेंट्स को देख कर के मैं MHD9 की एक वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे ख्याल से जिन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए, ये सारे क्वेश्चन जो हैं जून 19 से लेकर के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनमें बार बार रिपीट हो चुके हैं और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 50 में से 50 मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं आप ज़रूर एक बार कवर कर लें अपने घर में बैठ कर के भी। उन इन सब क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैंने सामने निकाल करके उनके ऊपर कुछ आपके सामने यहाँ वीडियो बनाऊंगा, तो उसको डिस्कस करूँगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, लेकिन आप लोगों से एक शिकायत भी ज़रूर है कि आप लोग वीडियो तो देखते हो, उसका लाभ भी ले लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते और दूसरों को शेयर भी नहीं करते। दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इससे लाभान्वित हों, दूसरों को भी लाभ हो। और हमारी जो हिंदी है, MHD हिंदी है या हिंदी जो है, इसका जो प्रचार प्रसार बढ़ चढ़ करके हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा, माफ़ी चाहूँगा, समय थोड़ा कम रहता है और मुझे थोड़ा जल्दी में ही इस वीडियो को कवर करना है। आप खुद धीरे धीरे इसको पढ़ सकते हैं या पॉज करके पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं इसको गूगल ड्राइव में डाल करके तो आपको इसका लिंक दे दूँगा ताकि आप घर में बैठ करके भी पढ़ लें। ठीक है, कोशिश करूँगा। आप मुझे कमेंट कीजिएगा तो मुझे याद दिलवाइएगा। हाँ, ये वीडियो जो है यही सब कुछ नहीं है। ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि कुछ हमारे भाई बहनें होती हैं जिनके पास समय कम होता है, टीचर होते हैं या किसी दूसरे जॉब में लगे होते हैं, फिर भी MHD करनी है, या घर के कामों में बिज़ी हैं फिर भी MHD आपको पास करनी है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा जल्दी में ही पढ़ना रहता है, तो जल्दी में पढ़ के आप अपने उस पेपर को पास कर सकते हैं। तो वैसे ही है, ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, आपको 2 घंटे का रहेगा। इसमें से आपने क्या करना होता है, 10 क्वेश्चन आए होते हैं, 10 क्वेश्चंस आए होते हैं। ठीक है, 10 में से आपने सिर्फ 5 ही करने होते हैं, 10 में से 5 ही क्वेश्चन करने हैं अपना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं, कहानी, उद्भव, विकास। क्योंकि इस ये जो आपका MHD9 है, इसका टाइटल है कहानी, स्वरूप एवं विकास, है ना। ये कहानी, स्वरूप एवं विकास नाम का एक पेपर है आपका। और इसमें कहानी का उद्भव और विकास आपको पता होना चाहिए। कहानी क्या होती है, ये कहाँ से पैदा हुई, है ना। फिर ये कहानी किस किस देश में बोली जा मतलब शुरू हुई। उसी तरह से पश्चिमी एशिया में कहानी का विकास कैसे हुआ, इसको भी जान लो आप, पश्चिमी एशिया में कहानी का विकास कैसे हुआ। जब आप कहानी का उद्भव विकास जान लोगे तो पश्चिमी एशिया के विषय में भी आप कुछ ना कुछ लिख ही लोगे। उस तरह से फ्रांस जर्मनी में कहानी, ब्रिटेन यूरोप में कहानी। उसी तरह से भाषा और साहित्य में क्या अंतर रहता है, या भाषा क्या है, साहित्य क्या है, इन दोनों को जानिए। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भारतीय कहानियाँ, इनको जानिए, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन जब हुआ, नेशनल मूवमेंट जब हुई इंडिया में, तो उस टाइम बहुत सारी कहानियों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ थी, है ना। उसी तरह से प्रगति बात क्या है हिंदी हिंदी साहित्य में, उसको आप समझें, उसको लिखने की कोशिश करें। प्रेमचंद की कहानियाँ, अच्छा, प्रेमचंद की कहानियाँ मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में प्रेमचंद जी के विषय में बहुत कुछ बता चुका हूँ। तो प्रेमचंद जी एक बहुत सुना सुना नाम है और इनके विषय में आप गूगल से भी बहुत सारी चीज़ सर्च करके ढूंढ सकते हैं। तो प्रेमचंद की कहानी आप खुद कीजिए। नई कहानी क्या होती है, साठोत्तर कहानी क्या होती है, इसको समझेंगे। पंचतंत्र और हितोपदेश, ये क्या है, इन दोनों को आप कवर कर लीजिए। या तो पंचतंत्र आता है या हितोपदेश आता है, दोनों में से एक के बारे में आपने लिखना होता है। तो कहानी की जो विधियाँ हैं उनको भी आप ज़रूर समझें। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टाइटल रहेगा वो है हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास। ठीक है, मतलब हिंदी कहानी जो है पैदा कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई। जैसे एक एक बीज रहता है ना, बीज जब हम क्या करते हैं ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो उससे कोई पेड़ निकलता है ना। तो ये जो बीज है, ये बीज हिंदी का किसने जो है वो रोपा, और फिर उससे पेड़ कैसे बना, फिर उस पेड़ के साथ फल कैसे लगे, यही हमने समझना है। ठीक है, मानव के आदिकाल से कहानी कहने, सुनने, सुनाने की प्रवृत्ति चली आ रही है। देखो, कहानी हमें नाना भी सुनाते थे, नानी, दादा दादी सब सुनाते थे।
तो वो कहानियाँ शुरू से ही चलती आ रही हैं। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में कहानी का महत्व प्रायः देशों में है। भारतीय वाङ्मय में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा पुरानी हिंदी में किसी न किसी स्वरूप में कहानी जो है वो आज भी अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त पुराणों, उपनिषदों, ब्राह्मणों, रामायण, महाभारत, पाली, जातक तथा पंचतंत्र आदि कहानियों का भंडार भरा पड़ा है। इन सभी कहानियों में उपदेशात्मक अथवा धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आधुनिक अर्थ में इन्हें कहानी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कहानी शब्द की व्याख्या जान लो, कहानी होती क्या है। ये जो व्याख्या है आपको जो मैंने ऊपर क्वेश्चन बताए हैं, पूर्वी एशिया में कहानी या फ्रांस की कहानी या जर्मनी की कहानी, जिन भी देशों की कहानी है उन सब में ये डेफिनेशन जो है चल जाएगी। क्या है कहानी शब्द? संस्कृत कथानिका, प्राकृत कहानियाँ, सिंगली मराठी कहानी से विकसित हुआ, जिसका अर्थ मौखिक या लिखित, कल्पित या वास्तविक तथा गद्य या पद्य में लिखी हुई कोई भाव प्रदान या विषय प्रदान घटना। इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना, उन्हें कोई शिक्षा देना अथवा किसी वस्तु से परिचित कराना है। इसका अंग्रेजी पर्याय स्टोरी है। ठीक है, आधुनिक हिंदी कहानी का प्रारंभ 19वीं सदी में हुआ, जिसे कहानी या कथा कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है कहना। इस अर्थ के अनुसार जो कुछ भी कहा जाए कहानी है, किंतु विशिष्ट अर्थ में किसी विशिष्ट घटना के रोचक ढंग से वर्णन को कहानी कहते हैं। ऐसा ही नहीं कि किसी को भी बता दिया, लेकिन एक विशेष जो चीज़ है जब उसको विशेष तरीके से बताया जाता है तो उसको कहानी कहते हैं। कथा एवं कहानी पर्यायवाची होते हुए समानार्थी नहीं है, दोनों के अर्थों में सूक्ष्म अंतर आ गया। कथानक व्यापक अर्थ की प्रतीति करता है, इसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि का समावेश हो जाता है। कथा साहित्य के अंतर्गत मुख्य रूप से कहानी और उपन्यास को ही माना जाता है, जबकि कहानी के अंतर्गत कहानी और लघु कथाएं ही आती हैं। देखो, कथा में और कहानी में ये फ़र्क है कि कथा में कहानी एवं उपन्यास ये दोनों आते हैं, लेकिन कहानी के अंतर्गत कहानी और लघु कथाएं ही आती हैं। क्लियर? ये क्लियर हो गया आपका? जल्दी जल्दी ही बताऊंगा। यूरोप में विकसित कहानी का स्वरूप अंग्रेजी और बांग्ला के माध्यम से 20वीं शताब्दी के आरंभ भारत में आया। ठीक है, प्राचीन कहानी एवं आधुनिक कहानी के स्वरूप में पर्याप्त अंतर है। आधुनिक कहानी जनसाधारण मनुष्य जीवन से संबंधित लौकिक यथार्थवादी विचारात्मक धरती के सुख तक सीमित है। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है ये भी जान लीजिए। हिंदी की प्रथम कहानी से किसे माना जाए, इस विषय में बहुत ज़्यादा मतभेद है। माना ही नहीं जा सकता कि पहली कहानी कौन सी है। लगभग दर्जन भर कहानियाँ प्रथम कहानी की होड़ में सम्मिलित, जिन्हें आलोचक मान्यता प्रदान करते हैं। ठीक है, सन 1803 में लिखी गई हिंदी गद्य में कहानी शीर्षक से प्रकाशित होने वाली प्रथम रचना रानी केतकी की कहानी है। इस कहानी के लेखक इंशा अल्लाह खान है। डॉक्टर रामरतन भटनागर ने रानी केतकी कहानी को हिंदी प्रथम कहानी स्वीकारा है, किंतु इसकी संयोग, बहुलता, आत्मीयता, अतिमानवीयता के कारण इसे प्रथम कहानी के रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता, क्योंकि ये विशेषताएं आधुनिक कहानी में क्षम्य नहीं है। इसके विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन समीचीन प्रतीत है कि ये नई परंपरा की प्रारंभिक कहानी नहीं है, बल्कि मुस्लिम प्रभाववान परंपरा की अंतिम कहानी है। हिंदी कहानी का विकास, अब ये देखो, आप अगर इतना भी लिख लोगे ना जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी है। थोड़ा सा खुद भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप सब विद्वान लोग ही होंगे। जो एमए करने आ रहा है वो बीए करके ही आया होगा, तो कुछ ना कुछ खुद से भी आप जोड़िए साथ साथ में, है ना। हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद केंद्र बिंदु हैं। ठीक है, जिनके आधार बनाकर प्रेमचंद, पूर्वोत्तर प्रेमचंद, प्रवर्ती युग के विभाग द्वारा संपूर्ण कहानी काल का विभाजन किया जाता रहा है। ये कहना कि प्रसाद का महत्व खो जाता है, उनका युग नहीं बन पाता है, वह मूलतः कवि हैं, उनका युग माना जा सकता है, माना जाए। चरणों में अध्ययन वैज्ञानिक ना होते हुए आसान है, किंतु सन 1950 से आज तक एक ही चरण नहीं माना जाना चाहिए। लगभग 5 चरणों में कहानी के विकास को विभाजित किया जाना श्रेयस्कर प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये देखो प्रथम चरण, ये डेट से एक बार थोड़ी सी लर्न कर लो। प्रथम चरण सन 1870 से 1915, द्वितीय चरण आ गया, फिर तृतीय चरण आ गया, फिर चतुर्थ चरण आ गया, फिर पंचम चरण आ गया। इन 5 चरणों को ना आप डेट्स जो है ना, ये अगर आप जब लिखते हो तो एक अथेंटिक आपका उत्तर हो जाता है थोड़ा सा। तो इन डेट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लो। तो ये डेट्स जो है आप अपने हाथ पे भी लिख के ले जा सकते हैं धीरे से। मैं नहीं कहूँगा कि आप चीटिंग करिए, लेकिन मजाक कर रहा हूँ। आप इन डेट्स को जो है वो अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मान के चलते हैं, जैसे पश्चिम में जो कहानी है, पश्चिमी देशों में कहानी है, पश्चिम में कहानी है, वो क्या है उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी की संरचना का अध्ययन। 19वीं सदी के शुरुआत में रूस, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, अमेरिका में कहानी, शॉर्ट स्टोरी एक विधा के रूप में उभरने लगी थी। 1825 ईस्वी के आसपास शॉर्ट स्टोरी एक संक्रमणशील विधा के रूप में फ्रांस के वाल्जाक, अमेरिका के वाशिंगटन इरविन,
जर्मनी के हॉफमैन और रूस के पुश्किन की रचनाओं में दिखाई देने लगा। लेकिन इस विधा में प्रथम मील का पत्थर उस समय की साहित्यिक राजधानियों इंग्लैंड और फ्रांस में न उभर कर लगभग एक साथ रूस एवं अमेरिका से आए। इसके 3 निर्णायक पुरस्कर्ता थे, निकोलाई गोगोल, नाइनेल हॉर्थन एवं एडगर एलन पो। हार्थन का संग्रह ट्वाइस टोल्स टेल्स 1837 में प्रकाशित हुआ तो पो की टेल्स ऑफ द ग्रोटेस्ट एंड अरबेसिक 1840 में। गोगोल की प्रसिद्ध कहानी ओवरकोट 1842 में प्रकाशित हुई थी। हार्थन की पुस्तक, अब आपने करना क्या है, ये नाम जो है हार्थन लिखना है, एक हार्थन नाम, एक गोगोल, ठीक है, ये दोनों याद कर लो। इनकी जो बुक्स हैं वो याद कर लो। की समीक्षा करते हुए 1842 ईस्वी में पो ने कहानी के लिए प्रभाव की एकता यूनिटी ऑफ इफेक्ट प्रतिमान के रूप रखे थे। पो ने कहानी के लिए टेल शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। पो ने टेल के प्रतिमान को रखते हुए इस मुद्दे पर यहाँ सिर्फ इतना कहने की जरूरत है कि लगभग सभी तरह के निर्माण कंपोजिशन में प्रभाव छवि की एकता सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ ही ये स्पष्ट है कि ये एकता ऐसी किसी कृति में पूरी तरह संरक्षित नहीं रह सकती जिसका पठन बैठक में पूरा ना हो। इस प्रकार पो ने एक बैठक की चर्चा करते हुए विधा के रूप में टेल की संस्कृति को भी आवश्यक बताया। प्रभान्वित पर पो का इतना जोर था कि वह टेल को पहले वाक्य से ही प्रभावशाली बनाया जाना आवश्यक मानते थे। इसके अनुसार एक कुशल साहित्यिक कलाकार जब टेल गढ़ता है, अगर वह समझदार है, वह अपनी समझ को घटनाओं के नियोजन में नहीं लगाता। तो इसके बाद ब्रांडर मैथ्यूज का मुख्य जोर कहानी को उपन्यास से अलगाते हुए उसके प्रभाव की एकता दर्शाने पर था। उसकी कहानी में भाव एवं चरित्र के स्तर पर एकलपन पर जोर दिया। सही अर्थों में जो कहानी होगी वह मुख्यतः प्रभाव की सारभूत एकता के कारण उपन्यास से भिन्न होगी। अगर शब्दों को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करें तो कह सकते हैं कहानी की वह एकता मिलती है जो उपन्यास से संभव नहीं है। कहानी किसी एकल चरित्र, एकल घटना, एकल भावना से या एकल परिस्थिति द्वारा उपयोग में लाई गई भावनाओं की श्रृंखला से संबंध रखती है। अब हडसन ने कहानी को एक विचार पर निर्भर बताया। कहानी में निश्चित रूप से एक और सिर्फ एक सूचनात्मक विचार होना चाहिए। उस विचार को इस तरह विकसित किया जाना है कि पूर्णतः एकल लक्ष्य के अनुरूप तर्कपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंच सके। उसी तरह से फ्रैंको कन्नौर कहानी के उन प्रारंभिक विचारों में थे जिन्हें कहानी के सामाजिक संदर्भ की ओर ध्यान दिया। कन्नौर ने कहानी को समाज से कटे लोगों की आवाज़ बताया। कन्नौर ने कहानी लेखक के लिए चुनौती उस बिंदु का चुनाव माना जिसके द्वारा वह मानव जीवन को दर्शा सके। उसका मानना था कि हर चुनाव के साथ एक नया शिल्प पाने या पूर्णतः असफल होने दोनों प्रकार की संभावनाएं रहती हैं। कहानी लेखक के लिए सारभूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसका कारण यह है कि मानवीय जीवन की संपूर्णता कभी भी उसका संदर्भ नहीं हो सकती। अब पश्चिम में कहानी को लेकर जो शुरुआती तर्क वितर्क हैं उसमें कहानी की संरचना को उपन्यास की संरचना से पृथक साबित करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। आगे चलकर बोरिस एखिनबॉम ने कहानी को उपन्यास के संदर्भ से परखने की प्रवृत्ति पर आपत्ति की। आइकेनबॉम के अनुसार उपन्यास और कहानी सिर्फ अलग अलग तरह के रूप ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से बिल्कुल भिन्न है और अलग अलग विरासत से आए, इसलिए वे कहीं के भी साहित्य के साथ अब आप ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। इसमें बहुत सारे डेट्स दी हुई हैं, बहुत सारे इंग्लिश ऑथर्स के नाम दिए हुए हैं, इंग्लिश लेखकों के नाम दिए हुए हैं। तो इंग्लिश लेखकों के नाम थोड़ा सा याद रखने में आपको मुश्किल भी होगी। तो आप क्या कर लो कि कुछ एक नाम जो है वेस्टर्न नाम है ना, जैसे फ्रांस के जो मुख्य लेखक हैं उनके, है ना, फ्रांस के जो मुख्य लेखक हैं उनके बारे में जान लो और उन्होंने कहानी लिखना कब शुरू किया और मुख्य मुख्य कहानियाँ कौन सी हैं वो याद कर लो। इस तरह से जर्मनी के विषय में भी आप कर लो, उन्होंने कौन कौन सी कहानियाँ कब कब लिखी, जो भी लेखक हैं उनके विषय में आप लिखो और कहानी कब लिखना शुरू की उसके विषय में लिखो, ठीक है। तो यहाँ ये जो मैंने आपके लिए बनाई हुई है ये वाली पीडीएफ, इसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्लिश लोगों के नाम हैं। आप देख तो रहे होंगे, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ उनको क्योंकि मुझे खुद ही लग रहा है कि ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। इस टॉपिक को अगर आप चाहें तो खुद तैयार करें घर में रह करके। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग कि भाषा और साहित्य में संबंध क्या होता है। भाषा और साहित्य में संबंध क्या था। रॉबर्ट लाडो के शब्दों में कोई भी व्यक्ति भाषा के गठन में एकदम साहित्य की ओर
बिना भाषा के मूल सांस्कृतिक पक्ष को समझे छलांग नहीं लगा सकता। क्योंकि साहित्य भाषा के माध्यम से ये अभिव्यक्त होता है, इसलिए बिना भाषा को समझे शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को बिना समझे किसी की साहित्यिक कृति को नहीं समझा जा सकता। भाषा और साहित्य एक दूसरे से पूरक हैं। मैं यहाँ भाषा और साहित्य दोनों को इस तरह से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप इसमें भाषा को भी समझ लोगे और साहित्य को भी समझ लोगे। और भाषा और साहित्य लिखने के लिए आए तो दोनों इनको लिख दो। सिर्फ भाषा को लिखने आएगा तो भाषा को लिख दो, साहित्य को लिखना आएगा तो साहित्य को लिख दो। विभिन्न कालों में भाषा के विभिन्न रूपों के दर्शन हमें साहित्य में ही होते हैं। भाषा जीवित हो अथवा मृत, उसका अध्ययन हम उस भाषा के साहित्य के आधार पर ही कर सकते हैं। साहित्य के द्वारा हम जीवित भाषा की सजीवता व उसके उत्कर्ष से परिचित होते हैं। साहित्य के द्वारा ही हम जीवित भाषा के शब्दों की शक्ति से अवगत होते हैं। भाषा और साहित्य दोनों का संबंध समाज से है। भाषा समाज में ही उत्पन्न होती है एवं समाज में ही उसका पालन पोषण होता है। उसका रूप समाज में ही निखरता है। उसको जीवन शक्ति समाज से ही प्राप्त होती है। समाज के विकास के साथ साथ भाषा की क्षमताएं विकसित होती हैं। नए नए शब्दों, मुहावरों, सूक्तियों, लोकोक्तियों का प्रवेश होता है और वह नवीनतम और सूक्ष्मतम भावों और विचारों को व्यक्त करने में समर्थ होती है। उत्तम एवं समृद्ध साहित्य में भाषा समृद्ध होती है, अतः भाषा और साहित्य दोनों का संबंध सामाजिक वातावरण से है। भाषा और साहित्य दोनों का कार्यक्षेत्र एक है, इसलिए दोनों का घनिष्ठ संबंध होना स्वाभाविक है। भाषा पर पूर्ण अधिकार साहित्य के अध्ययन के बिना असंभव है। हम किसी भी भाषा को समझ ही नहीं सकते जब तक पूरा साहित्य ना पढ़ लेंगे। भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए साहित्य का गहन अध्ययन करना बहुत जरूरी है। साहित्य में हमें भाषा की विभिन्न शैलियों के दर्शन होते हैं। शब्दों, मुहावरों, सूक्तोक्तियों, लोकोक्तियों के विभिन्न प्रयोगों के दर्शन हमें साहित्य में ही होते हैं। साहित्य के अध्ययन के द्वारा ही प्रत्येक की अभिव्यक्ति, सहज और उत्तम विकास संभव है ना। साहित्य और क्या है ये, भाषा। तो कुछ एक डेफिनेशन आपको भी आती होंगी जिससे हम अपने भावों और विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं, वो भाषा होती है। और साहित्य जो है, जो अर्थ को साथ में रखता है, उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। शब्दार्थ साहित्य काव्य, हम इस तरह से भी, संस्कृत में भी बहुत सारी सूक्तियाँ हैं जो आपने बीए में पढ़ी हुई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, प्रगतिवाद कविता की प्रमुख विशेषताएं। अब यहाँ कविता नहीं है, यहाँ कहानी है। प्रगतिवाद कहानी की प्रमुख विशेषताएं। अब कविता हो या कहानी हो, जो प्रगतिवाद है उसकी प्रमुख विशेषताएं कुछ ऐसी यही रही हुई हैं। उसी टाइम कविताएं भी लिखी गई, उसी टाइम कहानियाँ भी लिखी गई। तो क्या है प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं। प्रगतिवाद साहित्य विविध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूढ़ियों और मान्यताएं प्रस्तुत करता है। इसका ईश्वरीय विधान, धर्म, स्वर्ग, नरक आदि पर विश्वास दृष्टि में मानव महत्ता सर्वोपरि। ठीक है, ये मानव ह्यूमैनिटी को ज़्यादा बल देता था। ईश्वरीय विधान, धर्म, स्वर्ग, नरक आदि पर विश्वास नहीं करता था। ठीक है, यही बात है। शोषण का विरोध किया इसने। इसकी दृष्टि में मानव शोषण एक भयानक अभिशाप है। साम्यवादी व्यवस्था मानव शोषण का हर स्तर पर विरोध करती है। यही कारण है कि प्रगतिवादी कवि मजदूरों, किसानों, पीड़ितों की दीन दशा का कारुणिक चित्र खींचता है। निराला की भिक्षुक कविता में यही स्वर है। बंगाल के आकार का दुखद चित्र खींचते हुए निराला जी लिखते हैं, बाप बेटा बेचता है मुख से बेहाल होकर, शोषणकर्ताओं के प्रति घृणा का स्वर। प्रगतिवादी कविता में, कहानी भी लिख सकते हो आप, पूंजीवाद व्यवस्था को बल प्रदान करने वाले लोगों के प्रति घृणा का स्वर है। दिनकर का आक्रोश भरा स्वर देखिए, श्वानों का मिलता दूध, वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। क्रांति की भावना भी है। वर्गहीन समाज की स्थापना प्रगतिवाद का पहला लक्ष्य है। वर्गहीन, जो अलग अलग वर्गों में जो हीन वर्ग है या कैसा भी है, समाज की स्थापना प्रगतिवाद का पहला लक्ष्य। इसलिए वह आर्थिक परिवर्तनों के साथ सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन की अपेक्षा करता है। इसलिए वह क्रांति का आह्वान करता है ताकि जीर्ण शीर्ण रूढ़ियाँ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। मार्क्सवाद का प्रचार हुआ इस समय में। प्रगतिवाद साहित्यकार जीवन के भौतिक पक्ष का उत्थान करना चाहते हैं, इसलिए मानवता की प्रतिष्ठा इनका मूल लक्ष्य है। सामाजिकता की वेदांता के कारण प्रगतिवादी जीवन की स्थूल समस्याओं का विवेचन साहित्य में करते हैं। मुझे लग रहा है ये आप समझ ही रहे होंगे, ये प्रगतिवाद आपके लिए कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं होने वाला। नारी भावना। प्रगतिवादी कवियों का विश्वास है कि मजदूरों और किसानों की तरह साम्राज्यवादी समाज में नारी भी शोषित है। वह पुरुष की दास्ताजन्य लोक श्रृंखला बंधनी है। वह आज अपना स्वरूप खोकर वासना पूर्ति का उपकरण मात्र रह गई। अतः कवि कहता है, मुक्त करना रीतन। प्रगतिवादी कवि नरेंद्र शर्मा ने वैश्या के प्रति सहानुभूति जताते हुए लिखा है, गृह सुख से निर्वासित कर दो, हाय मानवी बनी सरपनी। किसने लिखा है? नरेंद्र शर्मा ने।
तो यथार्थ चित्रण, लौकिक और यथार्थ धरातल पर स्थित होने के कारण प्रगतिवादी जीवन कैसे क्या है। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी दो तर्कों पर प्रकट हुआ। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण और सामान्य प्राकृतिक परिवेश का चित्रण। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार सामाजिक यथार्थ दृष्टि प्रगतिवादी की आधारशिला है। समसामयिक चित्रण, प्रगतिवादी कवियों में देश विदेश में उत्पन्न समसामयिक समस्याओं और घटनाओं की अनदेखी करने की दृष्टि नहीं है। सांप्रदायिक समस्याओं, भारत पाक विभाजन, कश्मीर समस्या, बंगाल का अकाल, बाढ़, अकाल, दरिद्रता, बेकारी, चित्रहीनता आदि कॉइन कवियों ने बड़े पैमाने पर चित्रण किया। इस पर हम कह सकते हैं कि प्रगतिवादी साहित्यकार जीवन के भौतिक पक्ष का उत्थान करना चाहते हैं। चाहे स्वयं प्रगतिवादी ने कोई विशेष महत्वपूर्ण रचना ना दी हो, किंतु इसके प्रभाव से प्रायः सभी वर्गों के साहित्यकारों के दृष्टिकोण में प्राप्त विकास हुआ है। तो अब आप देख लेंगे प्रगतिवाद में जो कहानियाँ हैं वो कौन कौन सी लिखेंगे, उनके नाम लिख दीजिए। और उन प्रगतिवाद के समय में लिखी गई जो कहानियाँ, उन कहानियों में क्या क्या है उसको थोड़ा सा आप घर में रह करके थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। जैसे गोदान कहानी लिखी गई है ना। गोदान कहानी में गरीबी दर्शाई गई है। एक ज़मींदार जो है वो किस तरह से अपने किसानों के ऊपर अत्याचार करता है, तो किसान बेचारे भूखे लाचारी से किस तरह से तड़पते हैं, किस तरह से उनकी मतलब करा करा करके मृत्यु हो जाती है। इसी तरह की और भी बहुत सारी कहानियाँ, कफन कहानी है। तो ये प्रगतिवाद के समय में लिखी गई प्रेमचंद की कहानियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ही और भी बहुत सारे लेखक होंगे जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ लिखी हैं। उनको थोड़ा थोड़ा सा आप अगर जान लेंगे तो आप प्रगतिवाद में दो चार कवियों के विषय में भी आप डाल दीजिए, ठीक है। अब साठोत्तरी हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं। साठोत्तरी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सन 1960 ईस्वी के बाद मुख्यतः नवलेखन, नई कविता, नई कहानी आदि युग से काफ़ी हद तक भिन्नता की प्रतीति कराने वाली ऐसी पीढ़ी के द्वारा रचित साहित्य है जिनमें विद्रोह एवं अराजकता का स्वर प्रधान था। प्रोटेस्ट और अराजकता मतलब जिसमें कोई राजा है ही नहीं। हालांकि इसके साथ साथ सहजता एवं जनवादी चेतना की समानांतर धारा भी साहित्य क्षेत्र में प्रवाहमान रही, जो बाद में प्रदान हो गई। साठोत्तरी लेखन में विद्रोही चेतना युक्त आंदोलन प्राथमिक रूप से कविता के क्षेत्र में मुखर हुई, इसलिए इससे संबंधित सारे आंदोलन मुख्यतः कविता के आंदोलन रहे। हालांकि कहानी एवं अन्य विधाओं पर भी इसका असर पर्याप्त रूप से पड़ा और कहानी के क्षेत्र में भी कहानी जैसे आंदोलन ने रूप धारण किया। एलन गिन्सबर्ग, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इरविन एलन गिन्सबर्ग, 3 जून 1926, 5 अप्रैल 1900, अमेरिका के बीटनिक आंदोलन के प्रख्यात कवि हैं। इनके द्वारा लिखित लंबी कविता हाउल को बीट आंदोलन की महाकविता कहा जाता है। इस कविता को पूंजीवाद और नियंत्रणवाद के खिलाफ अमेरिका की नई पीढ़ी की आवाज़ माना जाता है। जिस समय अमेरिका समाज को साम्यवादी वही ने जकड़ लिया था, प्रकाशित होते ही इसकी हज़ारों प्रतियां बिक गई और गिन्सबर्ग रातों रात नई पीढ़ी के मसीहा बन गई। जिस पीढ़ी को आज बीटनिक पीढ़ी कहा जाता है, आज तक इस काव्य ग्रंथ की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। गिन्सबर्ग द्वारा निवेदित हाउल की बीसीडी, सीडी और डीवीडी खूब बिकी है और आज तक उनकी ये पुस्तक और डीवीडी बिक रही है। अपनी इस कविता के लिए उन्होंने नई लेखन प्रणाली अपनाई जो सांस लेने और सांस छोड़ने के समय पर आधारित थी। अब नया क्वेश्चन है पंचतंत्र, ठीक है। पंचतंत्र के विषय में जान लो। पंचतंत्र एक विश्वविख्यात कथा ग्रंथ है जिसके रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा हैं। इस ग्रंथ में प्रतिपादित राजनीति के 5 तंत्र हैं, इसी कारण से इसका नाम पंचतंत्र हुआ। भारतीय साहित्य की नीति कथाओं का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। पंचतंत्र उनमें प्रमुख है। पंचतंत्र को संस्कृत भाषा में 5 निबंध या अध्याय भी कहा जाता है। उपदेश पर भारतीय पशु कथाओं का संग्रह जो अपने मूल देश तथा पूरे विश्व में व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। यूरोप में इस पुस्तक को द फेबल्स ऑफ बिदबाई के नाम से जाना जाता है। इसका एक संस्करण वहाँ 11वीं शताब्दी में पहुँच गया था। संस्कृत में रचित पंचतंत्र सिद्धांत रूप में पंचतंत्र नीति की पाठ्य पुस्तक के रूप में रचा गया। इसकी सूक्तियाँ परोपकार की जगह चतुराई और गागपन को महामंडित करती जान पड़ती हैं। इसके मूल ग्रंथ संस्कृत गद्य और छंद पदों का मिश्रण है। इसके 5 भागों में से एक में कथाएं हैं। इसकी भूमिका में समूची पुस्तक के सार को समेटा गया। पंडित विष्णु शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण को इन कहानियों का रचयिता बताया गया, जिसने उपदेशप्रद पशु कथाओं के माध्यम से एक राजा की 3 मंदबुद्धि बेटों को शिक्षित करने के लिए इस पुस्तक की रचना की थी। प्रमाणों के आधार पर इस ग्रंथ की रचना के समय उनकी उम्र 80 वर्ष के करीब थी। पंचतंत्र नाम 5 अध्यायों में लिखे जाने के कारण इस पुस्तक का नाम पंचतंत्र का है। इस किताब में जानवरों को पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें लिखी गई हैं। इसमें मुख्यतः पिंगलक नामक सिंह के सियार मंत्री के 2 बेटों दमनक और कर्टक के बीच
के संवाद और कथाओं के जरिए व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी गई। ये सभी कहानियाँ प्रायः कर्टक और दमनक के मुँह से सुनाई गई हैं। पंचतंत्र के 5 अध्याय हैं। कौन कौन से हैं? मित्रवेद, मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव, मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति, मित्र प्राप्ति एवं उसके लाभ, काकोलूकियम, कौवे एवं उल्लुओं की कथा, लब्ध प्रणाश, मृत्यु या विनाश के आने पर यदि जान पर आ बने तो क्या, अपरीक्षित कारक, जिसको परखा नहीं किया हो उसे करने से पहले सावधान रहें, हड़बड़ी में कदम ना उठाएं। तो ये पंचतंत्र की कहानी है। ठीक है, तो पंचतंत्र अगर आप इतना सा भी लिख देंगे तो आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इतना आप लर्न कर लीजिए। और आप क्या जानना चाहते हैं पंचतंत्र के विषय में? ये जो आपको टेलीविज़न में छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज जितनी भी आती हैं सब ज़्यादातर पंचतंत्र से ही ली गई हैं। ठीक है, अब इस पुस्तक की महत्ता इसी से प्रतिपादित होती है कि इसका अनुवाद विश्व की लगभग हर भाषा में हो चुका है। मूल रूप से संस्कृत में रचित इस ग्रंथ का हिंदी भाषा में प्रकाशन कई विदेशी भाषाओं में प्रकाशन के बाद हुआ। अब विलुप्त हो चुकी पंचतंत्र की मूल संस्कृत की थी, संभवतः 100 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी के बीच किसी समय अस्तित्व में आई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा हितोपदेश के विषय में। तो हितोपदेश क्या है? हितोपदेश बेहद प्राचीन ग्रंथ है। हितोपदेश भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं। ये हितोपदेश का नया संस्करण की जो पुस्तक आई हुई है उसकी फ्रंट का पेज है। हितोपदेश की कथाएं अत्यंत सरल एवं सुग्राह्य हैं। विभिन्न पशु पक्षियों पर आधारित कहानियाँ इसकी खास विशेषता है। रचयिता ने इन पशु पक्षियों के माध्यम से कथा शिल्प की रचना की है, जिसकी समाप्ति किसी शिक्षाप्रद बात से हुई है। पशुओं को नीति की बातें करते हुए दिखाया गया। सभी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। ग्रंथ का सृजन जो है हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं। पुस्तक के अंतिम पद्यों के आधार पर इसके रचयिता का नाम नारायण ज्ञात होता है। नारायणेन प्रचरतु रचिता संग्रहो यम कथा नाम। पंडित नारायण ने पंचतंत्र तथा अन्य नीति के ग्रंथों की मदद से हितोपदेश नामक इस ग्रंथ का सृजन किया। स्वयं पंडित नारायण जी ने स्वीकार किया है। पंचतंत्रान्थाढ्यस्मात् ग्रंथादाकृष्य लिख्यते। इसके आश्रयदाता का नाम धवल चंद्र जी है। धवल चंद्र जी बंगाल के मांडलिक राजा थे तथा नारायण पंडित राजा धवल चंद्र जी के राजकवि थे। मंगलाचरण तथा समाप्ति श्लोक से नारायण की शिव में विशेष आस्था प्रकट होती है। रचना का आधार पंचतंत्र ही है और पंचतंत्र के संस्कृत कृति की ये प्रति थी। नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान है। विभिन्न उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3री शताब्दी के आसपास निर्धारित की जाती है। हितोपदेश की रचना का आधार पंचतंत्र ही है। कथाओं से प्राप्त साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर डॉक्टर फ्लीटकर मानना है कि इसकी रचना काल 11वीं शताब्दी के आसपास होनी चाहिए। हितोपदेश का नेपाली हस्तलेख 1373 ईस्वी का प्राप्त होता है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के श्री वाचस्पति गिरोला जी ने इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी के आसपास निर्धारित किया। हितोपदेश के कथाओं में अर्बुदाचल, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, मालवा, हस्तिनापुर, कान्यकुब्ज, वाराणसी, मगधेश, कलिंग देश आदि स्थानों का उल्लेख है, जिसमें रचयिता रचना की उद्गम भूमि इन स्थानों से प्रभावित है। हितोपदेश के कुछ अनुभाग भी हैं। मूल संस्कृत हितोपदेश सुहृद वेद के अंग्रेजी अनुवाद का एक पृष्ठ था और हितोपदेश में कुल 41 कथाएं हैं और 679 नीति विषयक पद्य हैं। पद्य होते हैं श्लोक, मतलब कविताएं, दोहे जैसे। कितने हैं? 679। उदाहरणार्थ हितोपदेश में सम्मिलित नीति विषयक पद्य देखें। मर्कटस्य सुरापानम ततो वृश्चिकदंशनम तन्मध्ये भूत संचारो यद्वा तद्वा भविष्यति। नारायण पंडित रचित हितोपदेश से लिखा हुआ। अर्थात बंदर ने शराब पी, उसे बिच्छू ने काटा, ऊपर से उसमें भूत प्रविष्ट हो गया, फिर तो सर्वथा अनिष्ट ही होना है। यानी कि ऐसा होने से रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। तात्पर्य यह है कि जिस प्राणी को यौवन, धन, दौलत, सत्ता तथा महानता में से कोई भी एक चीज़ मिल जाए तो वह अहंकार में अंधा होकर बड़े से बड़ा पाप भी कर सकता है, और यदि किसी को ये चारों एक साथ मिल जाएं उस प्राणी का क्या हाल होगा। हितोपदेश में ये पद्य महाभारत, धर्मशास्त्र, पुराण, चाणक्य नीति, शुक्र नीति और कामांतक नीति से लिए गए हैं। हितोपदेश की कथाओं को इन 4 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है: मित्रलाभ, सुहृद वेद, विग्रह और संधि। तो ये थी हितोपदेश और यही हमारी आज की वीडियो है। छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, समय थोड़ा कम था, आपके आग्रह पर मैंने ये वीडियो बनाई है। आपका इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। सबसे ऊपर के पेज पे ले चलता हूँ आपको, वही पेज आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। हाँ, एक बात ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और भी अगर आप कुछ चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी ध्यान देने की कोशिश करूँगा। चलिए जानते हैं जो पहला
पृष्ठ रहा हमारा, जिससे मैंने आपको कहा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें देख लेते हैं एक बार फिर से। ये हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहे होंगे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे। तो कहानी, स्वरूप एवं विकास, ये चीज़ जो है वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहानी, स्वरूप एवं विकास MSD 9 का ही है। और कहानी का उद्भव और विकास अच्छे से लर्न कर लो। पश्चिमी एशिया में कहानी विकास लर्न कर लो। फ्रांस जर्मनी में कहानी, ब्रिटेन यूरोप में कहानी। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यूरोप, इसकी कहानियाँ जो हैं वो अच्छे से आप पढ़ लो। भाषा और साहित्य के बारे में जान लो। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भारतीय कहानियाँ। प्रगतिवाद के बारे में प्रेमचंद की कहानियाँ। नई कहानी, साठोत्तर कहानी क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लो। पंचतंत्र या हितोपदेश, इनके विषय में पढ़ लो। और कहानी की जो विधियां हैं, मेथड्स हैं, कहानी किस तरह से लिखी जाती है, वो आप एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लो, तो आपका ये पेपर अच्छे से हो जाएगा। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।